अब आपको बताते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर जो देश के बहुत सारे परिवारों पर अपना असर छोड़कर जाएगी। आज केंद्र सरकार ने देश में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब देश भर के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी आरक्षण मिलेगा। यानी यह फैसला केंद्र की मोदी सरकार का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो देश के पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सीधे तौर पर फायदा देगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस फैसले के क्या मायने हैं। सबसे पहले यह बताते हैं कि फैसला है क्या। पहले फैसला समझ लीजिए। इस नए फैसले के तहत अब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ओबीसी समुदाय के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, 10% आरक्षण मिलेगा। यह आप नोट कर लीजिए। अभी यह व्यवस्था ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए सिर्फ केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ही हुआ करती थी, लेकिन अब राज्यों के मेडिकल कॉलेजेस में भी छात्रों को आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा। यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद से 73 वर्षों में देश में ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं थी। मोदी सरकार का यह फैसला इसी सत्र से यानी 2021 और 22 से लागू हो जाएगा और इसमें ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को एमबीबीएस, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी, डिप्लोमा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और एमडीएस के मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण के आधार पर दाखिला मिल सकेगा इसी साल से। ऑल इंडिया कोटा स्कीम की शुरुआत वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हुई थी। तब इस स्कीम के तहत यह व्यवस्था की गई कि छात्र दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में भी प्रवेश ले सकेंगे। यानी जो छात्र किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है उसे एडमिशन मिलेगा वहां उस राज्य के मेडिकल कॉलेज में। उस समय अंडर ग्रेजुएट की 15% सीटें और पोस्ट ग्रेजुएशन की 50% सीटें दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित की गई। हालांकि वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसी ऑल इंडिया कोटा स्कीम में शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए 15% सीट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए 7.5% सीटों के आरक्षण को मंजूरी दे दी। सरल शब्दों में कहें तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम में अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो 15% सीटें और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो 50% सीटें थीं, उन्हीं में से एससी और एसटी समुदाय के छात्रों को आरक्षण दिया गया। और अब जो ओबीसी समुदाय को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण मिला है, वो भी इसी कोटे से दिया जाएगा। यानी जो उच्च वर्ग के दूसरी जातियों के उच्च जातियों के जो लोग हैं उनके लिए जो चांस पहले था वही चांस आज भी रहेगा। इस फैसले से मौजूदा सत्र में ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5,550 छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। वर्ष 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय देश में ओबीसी समुदाय की कुल आबादी लगभग 52% थी। इसलिए आपको यह जानना चाहिए यहां पर कि जिस ओबीसी समुदाय की हम बात कर रहे हैं उसकी आबादी 1980 में 52% थी, यानी हमारे देश की आधी आबादी से ज्यादा। हालांकि अभी अलग अलग अनुमान ये कहते हैं कि अब ये आबादी 52% नहीं बल्कि 54 से 55% के बीच ओबीसी आबादी हमारे देश में है। यानी हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय से आती है। इसके लिए तब मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया था। 1931 में जो जनगणना हुई थी और 1931 की जनगणना हमारे देश की आखिरी ऐसी जनगणना थी जिसमें जातियों के हिसाब से जनगणना की गई थी। अब जो जनगणना होती है वो जाति के हिसाब से नहीं होती, इसलिए अब जो जनगणना होगी उसमें आप ये कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे देश में किस जाति के किस वर्ग के कितने लोग रहते हैं। उसमें आप आर्थिक रूप से कमजोर और सक्षम लोगों के बारे में तो पता लगा सकते हैं, लेकिन यह नहीं पता चलेगा कि जातिगत जो रेशो है हमारी आबादी की वो क्या है। इसलिए 1930 के दशक में जो जनगणना हुई उसको आधार बनाया गया। हालांकि इसमें एक खामी तब यह थी जो 1931 में यह जनगणना हुई कि तब नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था शुरू ही नहीं हुई थी और बहुत सारे लोगों ने जो कमजोर जाति के थे, जो नीची जाति के थे, उन्होंने भी खुद को
ऊंची जातियों का बता दिया था। यानी उस समय जनगणना के समय उन्होंने अपनी जाति गलत बता दी थी और तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें आरक्षण मिलने वाला है। यानी अगर लोग ईमानदारी से उस समय यह बताते तो ओबीसी समुदाय की आबादी अब से कहीं ज्यादा होती। वर्ष 2007 में जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की तो उसमें बताया गया कि देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 41% है। हालांकि अनौपचारिक आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल आबादी में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी 54% मानी जाती है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। यानी आज जो फैसला लिया है वो इस विशाल समुदाय को सीधे तौर पर साधने का काम करेगी। आधी से ज्यादा आबादी को इसका फायदा होगा। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार का पूरा जोर अगर आपने नोट किया हो तो इसी ओबीसी समुदाय पर ज्यादा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब भी मोदी सरकार में ओबीसी समुदाय के मंत्रियों की संख्या 27 हो गई थी और आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब ओबीसी को भारत की सरकार में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इसी ओबीसी समुदाय से आते हैं। लेकिन इस फैसले का एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी दिखेगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय की आबादी 42 से 52% के बीच में है। यह अनौपचारिक आंकड़ा है, सही आंकड़ा इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि आज केंद्र सरकार के इस फैसले से अगड़ी जातियां यानी ऊंची जातियों के लोगों में कुछ नाराजगी बढ़ जाए। ऐसे लोग सरकार से नाराज हो जाएं जो आरक्षण का विरोध करते हैं और सबको समान अवसर की बात करते हैं। इसलिए इस फैसले के जहां फायदे दिखते हैं वहीं इस फैसले के कुछ नुकसान भी होंगे और हमारे देश को लॉन्ग रन में यह सोचना होगा कि हमारे देश का जो पूरी व्यवस्था है वो अभी और कितने दशकों तक ऐसे ही आरक्षण के बल पर चलती रहेगी। हमारा यहां पर शुरू से जी न्यूज़ का कहना यह है कि भारत को अगर सुपर पावर बनना है, बड़ी शक्ति बनना है और आगे चलकर सक्षम बनना है तो धीरे धीरे करके सारे आरक्षणों को हटाना होगा। किसी के लिए कोई आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यह स्थिति तब आएगी जब हमारे देश का जो कमजोर वर्ग है, जिसे अभी तक 70 वर्षों में कोई मौका नहीं मिला, जिसके पास मौकों की कमी है, जिस दिन उन्हें भी बराबर के मौके मिलने लगेंगे, जिस दिन उन्हें भी बराबर का दर्जा मिलने लगेगा, जिस दिन वो भी सक्षम हो जाएंगे, उस दिन इस आरक्षण को मिटा दिया जाना चाहिए। आरक्षण किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के इस फैसले के साथ आज देश की नई शिक्षा नीति को भी 1 साल पूरा हो गया है। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश के स्कूल और कॉलेज पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हैं, लेकिन शिक्षा नीति अपना काम लगातार कर रही है। इस पर किसी ने ताला नहीं लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह बताया है कि नई शिक्षा नीति के तहत 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है और अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगों को भी मदद मिलेगी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज और क्या कहा है, आज आपको सुनना चाहिए। बीते 1 वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो ये नए कार्यक्रम शुरू हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्थ्य है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं
हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक दिन बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, तो आपको एक बात यहाँ समझनी होगी कि भारत की शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में अब क्रांति आ रही है। पुराने नियम बदले जा रहे हैं, नए नियम अब लागू हो रहे हैं, और जो नए नियम हैं वो बहुत सरल हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में ये माना जाता है कि अगर किसी छात्र को हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती, खास तौर पर वो जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। आप डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। और जो क्षेत्रीय भाषा में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए विकल्प बहुत कम थे, लेकिन अब अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती तब भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब ये बदलाव आ रहे हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि हमारे देश को एक ना एक दिन आगे चलकर आरक्षण और सब्सिडी, इन दोनों चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के तमाम लोग, हमारे देश के चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब वर्ग के लोग हों, वो एक दिन ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएं कि उन्हें सरकार से किसी मदद की जरूरत ही ना पड़े। वो अपने बिल खुद दे सकें, वो अपने जितने भी खर्चे हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट हैं, दे सकें, और उन्हें सब्सिडी की सरकार से कोई आवश्यकता ना पड़े। इसी तरह हमें एक दिन वो दिन भी देखना होगा जब हमारे देश में सारे बच्चे नौकरी वाले हों या पढ़ाई लिखाई करने वाले हों, उन सबको हम इतना सक्षम बना दें कि उसके बाद उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ही ना पड़े। इस देश में हर छात्र को बराबर का मौका मिले और कोई भी छात्र जो चाहे, जिस चाहे कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सके। उसे इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, और कुछ करना है, उसके पास सारे विकल्प खुले होने चाहिए। जिस दिन वो दिन भारत के लोग देख लेंगे, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस दिन आप कह पाएंगे कि भारत अब बिल्कुल बदल चुका है, भारत अब सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। इसलिए आरक्षण और सब्सिडी जिस दिन छूट जाएगा, उस दिन हम सुपर पावर बनेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.